f and whose norm is the same as the norm of the given f. This is the statement. This is a statement, right? So we shall start with some straightforward consequences, and then we shall also include some less straightforward consequences. तो पहला पहला हमारा कॉन्सिक्वेंस ये है कि linear space over F, right? So the first one says, or let me write it. If N is a non-linear space over F and x0 is an element of N, which is a non-zero element, then there exists a bounded linear functional on N, for which this is a set of all such things, such that f of x0 is equal to the norm of x0 and the norm of f0 will be equal to 1. ठीक है, तो आप याद कीजिए कि हम लोगों ने जब इसको प्रूव किया था तो शुरू में बोल दिया था कि देयर इज नो लॉस ऑफ जनरलिटी अगर हम ये मान लें कि इसका नॉर्म 1 है, तो हमने फिर एक ऐसा f0 प्रोड्यूस किया था कि इसका नॉर्म भी 1 के बराबर था. ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड, सो द प्रूफ goes like this. The proof goes like this. आप क्या कीजिए कि ये जो एलिमेंट दिया हुआ है इससे सब स्पेस जनरेट करा दीजिए और उसको बोल दीजिए, जो मिले उसको बोल दीजिए n. तो m इज गोइंग टू बी सब स्पेस ऑफ n, और फिर यहां से इस m से f में एक फंक्शन डिफाइन कर दीजिए. तो कैसे डिफाइन किया? डिफाइन दिस एज f ऑफ एन एलिमेंट ऑफ m. तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? इसके एलिमेंट्स होंगे इस x0 के स्केलर मल्टीपल्स. तो an element of capital M will look like this thing. To send it to alpha times the norm of this thing, right? So define M like this thing. Right? So clearly, और ये हम आप पे छोड़ देंगे, बिल्कुल आसान है. Clearly F is a linear transformation which you can very easily check, right? So this is a linear transformation, कोई दिक्कत नहीं होगी, right? Also अगर आप इसको देखें, क्या हो गया, आज भी दिक्कत है. Also अगर आप इसका नॉर्म कंप्यूट करेंगे, इसका नॉर्म कंप्यूट कीजिएगा, तो दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है ये. सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, ये तो x0 है, I'm sorry, this is x0.
तो देखिए ये तो आपका फिक्स्ड है, ये एलिमेंट तो फिक्स्ड है आपका, तो ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स, यानी ये एक फिक्स नंबर हो गया, ये एक फिक्स नंबर हो गया, यानी कि you will get this thing, right? So this shows that also showing that f is bounded also. So therefore linear transformation पहले से bounded अभी भी हो गया, अब हो गया, इसका मतलब f is going to belong to this m star. f is going to belong to m star. तो जो ही f m star में हुआ, ये f m star में है, तो हार्मोनिक थ्योरम आपको एक उसका एक्सटेंशन प्रोवाइड कर देगी. So by Harmonic theorem, there exists an extension such that ये चूंकि एक्सटेंड कर रहा है, so this restricted to m is equal to m, and the norm of f0 is equal to the norm of f. Right, now what is the norm of f? यहां पे आप देखिए, also this, एक और चीज लिख दीजिए, also norm of ये जो f है, ये norm of f है, ये क्या होगा? norm of f अगर आपको परिभाषा याद हो तो this is equal to sup of the norm of fx, where x belongs to the domain of f, ये f, where x belongs to m and norm of x is equal to 1. ये नॉर्म की परिभाषा से है, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, m का हर एलिमेंट इज समथिंग लाइक दिस थिंग. तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी sup f alpha x0, because each element of capital M is of this form. तो अब इसमें क्या है, केवल अल्फा वेरी कर रहा है, इसमें एलिमेंट में क्या है, केवल अल्फा वेरी करेगा, एक्स0 फिक्स रहेगा. सो दिस अल्फा वेरी करेगा, तो अल्फा तो आपके स्केलर फीट से आ रहा है, राइट, इससे आ रहा है. और आप क्या चाहते हैं कि ये जो एलिमेंट है इसका नॉर्म 1 हो, यानी कि इसका नॉर्म 1 हो. इसका नॉर्म 1 का मतलब क्या हो जाएगा, एंड नॉर्म ऑफ अल्फा x0 इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा, राइट. एंड यू कैन सी दैट दिस इज इक्वल टू sup और यहां पे क्या आएगा आपका, f alpha x0 की ये परिभाषा है. सो दिस इज गोइंग टू बी अल्फा x0 where alpha belongs to this thing and this is there. अब आप ये देखिए कि इसको अगर आप अलग से देखिए तो ये किसके बराबर है, ये अल्फा x0 हम चाहते हैं कि ये 1 हो,
लेकिन दिस थिंग इज इक्वल टू मॉड अल्फा इनटू दिस थिंग, राइट? तो हम चाहते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस विल इम्प्लाई, अगर आप चाहते हैं कि 1 इसके बराबर यानी कि 1 इसके बराबर हो, तो ये तभी, ये तो फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, यानी कि दिस थिंग शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन दिस थिंग। और चूंकि ये x0 नॉन जीरो है, तो इसका नॉर्म जीरो नहीं हो सकता, तो सेफ है, यू कैन डिवाइड बाय दिस थिंग। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हम ये लिखते हैं कि नॉर्म ऑफ अल्फा x0 इज इक्वल टू 1, घूम फिर के हम ये कह रहे हैं कि मॉड ऑफ अल्फा शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन x0। तो जब आप यहाँ पे देखिएगा, जब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका इसके बराबर आया, ये बराबर इसके आया, सच दैट ये अल्फा जो है, ये जो अल्फा है, तो सच दैट मॉड ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू 1, नॉर्म ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू 1, विच मीन्स, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सच दैट ये जो अल्फा है इसका नॉर्म शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन दिस थिंग। तो जब आप इसको यहां रखिएगा, जब आप यहां रखिएगा, इसकी वैल्यू क्या है, मॉड अल्फा बाहर आ जाएगा, मॉड अल्फा इनटू दिस थिंग, बट मॉड अल्फा इज इक्वल टू दिस थिंग, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बराबर 1 क्या आ जाएगी, राइट? सो यू कैन सी, सो दिस थिंग इज एक्चुअली ये सब के सब, क्योंकि मॉड ऑफ अल्फा इज इक्वल टू दिस थिंग, तो ये कट जाएगा, तो यू विल गेट, ये अंदर जितने भी है सब के सब बराबर 1 के हैं, तो ये 1 हो गया। तो इसमें थोड़ा सा एक दूसरे में मिल गया है, तो हम इसको जरा क्लैरिफाई कर दें। यहां तक तो हमारा आर्गुमेंट ये था, राइट? और फिर हमने कहा कि यही चीज जो है इसके बराबर है, जो कि 1 पे आ गई। तो अल्टीमेटली क्या मिला आपको कि नॉर्म ऑफ f इज इक्वल टू 1, नहीं, नॉर्म ऑफ f इज इक्वल टू 1। सो नाउ अब हमको मालूम हो गया, सो दैट मींस दिस इज इक्वल टू 1। ये जो हमने f0 मिला है, जिसका कि नॉर्म इसके नॉर्म के बराबर है, जो कि 1 के बराबर है, दिस इज इक्वल टू 1। सो लेट मी वंस अगेन रिपीट, वी हैव Harmonic theorem will guarantee the existence of an f0 which agrees with f on m, यानी कि एक्सटेंड करता है, और जिसका नॉर्म जो है 1 के बराबर है, जिसका नॉर्म 1 के बराबर है। हमें चाहिए क्या, हमें एक ऐसा चाहिए, सो देयरफॉर f0 of x0, अब x0 जो है वो तो m का एलिमेंट है, m के एलिमेंट्स क्या है, स्केलर मल्टीपल्स ऑफ x0, तो x0 इज इक्वल टू 1 इंटू x0, तो ये m का एलिमेंट हो गया, m पर इसकी एग्री वैल्यू करती है f से, सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू f ऑफ x0, और f ऑफ x0 क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस थिंग, राइट? सो एक कंडीशन तो आपकी मिल गई कि आपको एक ऐसा f मिल गया, जिसकी वैल्यू एट x0 इज इक्वल टू x0, राइट? और यहाँ पे हम शायद यहाँ पर ये 0 लिखना भूल गए थे, ठीक कर लीजिएगा स्टेटमेंट में, ठीक है? तो आपको ये मिल गया विद दिस प्रॉपर्टी, राइट? और ये तो आप पहले से ही आपका, राइट? सो दिस विल कंप्लीट द प्रूफ ऑफ दिस थिंग, दैट वी विल गेट एन f0 with this property and this property. ये प्रॉपर्टी यहाँ मिल गई, ये प्रॉपर्टी आपको मिल गई, so this completes the proof of this result. तो एक तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ, इसी में हम ऐड कर सकते हैं, continuing with 1, we also note that जो हमको f0 मिला है, the obtained f0 separates
पॉइंट्स ऑफ n, बल्कि इसको यहां लिख दें, इसको हम यहां लिख दें. This separates points of n in the sense that if x and y n के दो सेपरेट पॉइंट्स है नॉट इक्वल टू 0, तो ये जो f0 है इनको सेपरेट करेगा, यानी इस सेंस में कि f0x और f0y दोनों की वैल्यूज अलग अलग हैं. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज दैट f0 सेपरेट्स पॉइंट्स ऑफ n. तो इसका प्रूफ भी एक लाइन का है. इनफैक्ट सारा काम तो यहां हो ही चुका है. सो इन दिस केस x minus y is not equal to 0. So if we put x0 to be equal to x minus y, then x0 is not equal to 0. तो ये कहता है कि हर नॉन जीरो एलिमेंट के लिए ऐसा f0 उपलब्ध है. तो आप देखिएगा, so by 1 for this x0, ये जो x0 है यानी ये वाला x0, the corresponding f0 satisfies क्या, ये वाला कहाँ था, क्या था, f0 x0 इज इक्वल टू दिस थिंग, ये होना चाहिए. लेकिन अब हमको मालूम है कि इसकी असली शक्ल तो ये है शक्ल. सो आई कैन राइट इट एज f0 x minus y is equal to this thing, right? But this cannot be equal to 0 because x minus y is not equal to 0. आपको मालूम है नॉर्म के केस में नॉर्म ऑफ एन एलिमेंट इज 0 इफ एंड ओनली दैट एलिमेंट इज इक्वल टू 0. तो ये एलिमेंट 0 नहीं है तो ये आपका 0 नहीं हो सकता. सो और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. सो क्या हो जाएगा, दिस इज f0x minus f0y cannot be equal to 0, which means that f0x is not equal to f0y as desired. So what we have shown कि अगर x और y दो distinct elements हैं तो f0x is not equal to f0y, which is the same thing as saying that f0 separate points of n. तो ये हमारा इसका एक सेकंड कॉन्सिक्वेंस हुआ. और एक थर्ड कॉन्सिक्वेंस जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, यू विल सी व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग. वो ये कहता है कि for each x in non-linear space n over f, the norm of x can be also written in a very interesting way in the following form: sup of the norm of fx by the norm of f, where what is this, where
f varies over all bonded linear functionals on n which are not equal to 0. अब देखिए क्यों इंटरेस्टिंग है. आपको याद होगा कि हमारा f का नॉर्म कैसे था. f का नॉर्म कुछ इस तरह का था. f के नॉर्म की परिभाषा क्या थी. f के नॉर्म की परिभाषा ये थी कि नॉर्म ऑफ f is equal to sup this by norm of x such that this thing is not equal to 0. तो हमने क्या किया है, यहां पर इसका नॉर्म था इन टर्म्स ऑफ द नॉर्म ऑफ x, यहां पर x का नॉर्म इन टर्म्स ऑफ नॉर्म ऑफ f. ठीक है, तो यहां पर ये यहां पर वेरी x कर रहा है. सुप किसके ऊपर है, ओवर x. यहां पर सुप किसके ऊपर है, ओवर f. ये f वेरी कर रहा है, x फिक्स्ड है, राइट. तो देने में देखने में दोनों सिमिलर है, इसलिए याद करने में भी आसान है. But it's interesting. It says that the norm of x can also be described in terms of norm of the corresponding elements of n star. And the reason why this happens, the proof is very easy, as you will realize. Proof trivial if x is equal to 0. क्योंकि अगर x 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, और अगर 0 हो जाएगा चूंकि एफिलिएट ट्रांसमिशन है, 0 को 0 पे ले जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा. तो 0 बराबर 0 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है. तो इसके लिए हम उस केस में प्रूव करेंगे जबकि x नॉन जीरो दिखाएंगे, उस केस में भी ये चीज होल्ड करेगी, राइट. ये चीज होल्ड करेगी. So if x is not equal to 0, then this comes into picture. जब भी कोई non-zero, then something happens, right? So I can write, so then by 1 there exists an f0 in n star such that, वही सब लिख रहे हैं, such that f0 of x0 is equal to the norm of x0. अच्छा, यहां पर x0 नहीं है, यहां पर x है, तो 0 उठा देते हैं, 0 उठा दें, ये 0 नहीं है कहीं पे. तो x, ये राइट, यू विल गेट, चूंकि यहाँ x0 की जगह नॉन जीरो है, वो x लिखा हुआ है. सो दिस इज, एंड दिस थिंग इज इक्वल टू 1. केवल कॉपी कर दिया हमने, यहां पे ही मिल जाएगा आपको, राइट. सो नाउ, सो दिस शोज अगर इसको निकालें, सो सुप of fx by this f not equal to 0. तो ये जो हमारा, ये जो है f वेरी कर रहा है ओवर ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस थिंग विच इज नॉट इक्वल टू 0. अब चूंकि इसका नॉर्म 0 नहीं है तो f0 कैन नॉट बी इक्वल टू 0. तो f0 नॉन जीरो भी है, f0 से बिलोंग भी कर रहा है. तो जिन पर आप ये सुप लेना, उसमें एक एलिमेंट ये भी होगा. तो सुप जो है, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन पर्टिकुलर एक एलिमेंट ले लिया f0, दिस हैज टू बी. अब चूंकि ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये तो बिलोंग कर रहा है आपका f में. तो f क्या है, f तो आपका क्या है, या तो r है या c में, और r और c में नॉर्म क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू. सो दिस आई कैन राइट एज f0 x बाय दिस. फिर से रिपीट कर दें,
ये सुप है ओवर ऑल एफ विच बिलोंग्स टू एनी स्ट्रिंग विच इज नॉट जीरो। तो ये वाला भी तो है, ये भी इसमें बिलोंग कर, नॉन जीरो भी है। तो इन पर्टिकुलर अगर हम एफ जीरो लेंगे तो ये चूंकि सुप है तो सुप उससे बड़ा होगा उस वैल्यू से। सो दिस गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस थिंग, राइट, दिस गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस थिंग। और चूंकि यहां पर so this is greater than equal to this thing. Oh, नीचे क्या लिखा है? सॉरी ये एफ लिखा था ना, ये एफ लिखा था तो हम गलत लिख गए, ये एफ था आपका, सॉरी, ये एफ था और यहां भी एफ था, ठीक है, ये एफ था। So now, but this thing is equal to 1. You can norm of f is equal norm of f0. I'm sorry, norm of, yes, particular f0. So this is equal to 1. So this is equal to 1 means ये हो जाएगा आपका केवल, ये हो जाएगा आपका f0 of this thing, and f0 of x is equal to this thing. तो हमको दिखाना है कि इसके बराबर, हमने दिखा दिया है कि ये जो राइट हैंड साइड है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, ये दिखाया, राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स थिंग। अब दिखा देंगे दिस थिंग इज लेस देन इक्वल टू दिस थिंग इज आल्सो ग्रेटर देन दिस थिंग। सो ऑन द अदर हैंड, एक तरफ की इक्वलिटी हो गई, ऑन द अदर हैंड अगर आप इसको देखते हैं, ये देखते हैं, फॉर एनी एक्स, फॉर एनी एफ, फॉर एनी सच एफ, आपको याद है कि हमने कई बार रिपीट किया है उसको कि फॉर एनी टी नॉर्म ऑफ टी एक्स वी हैड सीन सो मेनी टाइम्स was less than norm of t into norm of x. ये हमने बहुत बार इस्तेमाल किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दिस थिंग इज गोइंग टू बी लेस देन, ये तो नॉर्म है ना, दिस इज नॉर्म ऑफ एफ एक्स, लेकिन क्योंकि ये सब कुछ आर और सी में हो रहा है तो नॉर्म इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू। सो दिस इज नॉर्म ऑफ एक्स, दिस हैज टू बी लेस देन नॉर्म ऑफ एफ इनटू नॉर्म ऑफ दिस थिंग, राइट। दिस इज ट्रू for every f, ये तो हमेशा ट्रू होगा, हमेशा ट्रू होगा, राइट। Therefore, on the other hand, since this always holds, therefore अगर आप ये लें fx और इसको इससे डिवाइड कर दें, ये कहता है कि दिस बाई दिस थिंग इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एक्स, दिस थिंग इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, यहां लिखते हैं थोड़ा सा और आगे, सॉरी, दिस थिंग इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू this thing for every f, तो अगर आप सुप ले लें, क्योंकि सब के सब इससे छोटे हैं तो सुप भी छोटा होगा, so that means sup of all these things where f can be any element of this thing, और हम ये भी बंधन लगा देते हैं f is not equal to 0, ये भी इससे कम होगा, क्योंकि हर ये चीज इंडिविजुअली हमेशा इससे कम है तो उनका सुप भी कम होगा। सो सुप ऑफ दिस थिंग इज गोइंग टू बी लेस देन दिस थिंग, वही चीज आ गई। तो हमने क्या दिखा दिया कि ये चीज इससे छोटी थी और ये चीज इससे छोटी हो गई। सो देयरफॉर हेंस अगर इसको बोल देते हैं, इसको बोल दें, suppose I call it double star, hence double star holds, right? So this is a very interesting thing कि norm of x can be described in this fashion also, right?
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और लिखते हैं इसके बाद। हो गया जी? यस सर। ओके, सो नाउ, हेलो सर। हाँ बोलिए 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 बोलिए। स्टेटमेंट में तो स्ट्रिक्टली इक्वल था और हमने प्रूफ किया ग्रेटर और इक्वल टू के लिए। नहीं नहीं बेटा, देखो तो हमने क्या दिखाया, अगर ये हमने दिखाया, पहले दिखाया कि राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, दिखाया ना दिस थिंग। ये चीज जो है हमने दिखाया कि ये चीज जो है, ये चीज जो है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस थिंग। ओके ओके सर, ओके सर। और दूसरा वो दिखा दिया, ठीक है, ओके। सो नाउ, सो ये हमारे 3 हो गए, सो विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज वी कैन। इसकी लिस्ट तो एंडलेस है, बट आई एम सो इसमें से आपको किताबों में कुछ प्रूव्ड मिलेंगे, कुछ एक्सरसाइजेस मिलेंगे, सो दैट यू विल हैव टू क्रॉस चेक विद योर रिस्पेक्टिव बुक्स, ठीक है। तो चौथा जो हम लिख रहे हैं वो ये है कि if M is a closed linear subspace of a non-linear space N, और चाहे लिख दीजिए ओवर F, over F, and x0 is an element which is in N but not in M, so that means M is not equal to N. Then there exists some F0 in N star, that means F0 is a bounded linear function on N such that F0 के अंडर में अगर हम सब स्पेस M की इमेज निकालेंगे, then this will consist only of the zero element, and F0 of x0 will be non-zero, right? Proof. तो हम लोगों ने पहले प्रूफ किया था, याद दिला दें, recall that the map T from N to the quotient defined as T of x is equal to x plus M was verified to be a bounded linear ट्रांसफॉर्मेशन। ये सब पहले देख चुके थे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बाउंडेड है, सब कुछ देख चुके थे पहले, अब चेक कीजिएगा, राइट। सो दिस इज ये क्वोशंट हो गया इसका, तो ये मैप हो गया, सो दिस इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो बाउंडेड भी होती है, सो दिस वी आर चेक्ड, राइट। सो दिस इज ए बाउंडेड ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ यू सी note that अगर हम इस T के अंडर में M की इमेज लें, तो M की जब इमेज लेंगे, यानी कि अगर x M में होगा तो आपको मालूम है x प्लस M इज इक्वल टू M, जो कोसेट होगा वो बराबर M के हो जाएगा।
ठीक है, और इसका क्वोशंट में इसका जीरो एलिमेंट कौन सा है, m है, राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी जीरो, क्योंकि क्या हो जाएगा, x प्लस m, लेकिन x बिलोंग कर रहा है m को, तो x प्लस m इज इक्वल टू m एंड m इज इक्वल टू जीरो, where 0 is the zero of n by m. ठीक है, and moreover, and t of x0 will be equal to x0 plus m, और चूंकि x0 m में नहीं है, so this cannot be equal to m. This cannot be equal to m, so this cannot be equal to the zero of m. So this is not equal to zero, the zero of m by n. ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है, राइट. सो नाउ since x0 plus m is a non-zero element of the non-linear space n by m, what f, remember हम बजाय n के ले रहे हैं नॉन-लिनियर स्पेस n को. So by an earlier result, बल्कि नंबर वन जो था उसी का बार बार नंबर वन जो रिजल्ट था, earlier result, n की जगह पे n by m है. There exists some f0 बजाय n स्टार के क्या हो जाएगा, n by m का स्टार. That is, there exists a bounded linear functional f0 from m by m to the field f such that, याद कीजिए कि f0 उस नॉन जीरो एलिमेंट को जो कि यहां पर क्या है, यहां पर क्या है वो एलिमेंट x0 प्लस m, राइट. सो आपको याद है कि f0 ऑफ x0 नॉर्म ऑफ x0 होता था, लेकिन यहां पर नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है, x0 प्लस m इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x0 प्लस m. और याद कीजिए कि यहां पर नॉर्म क्या होता था, नॉर्म ऑफ एलिमेंट लाइक दिस थिंग वाज द इन्फिमम ऑफ, दिस वाज बाय डेफिनेशन द इन्फिमम ऑफ द नॉर्म ऑफ x0 प्लस m वेयर m बिलोंग्स टू दिस थिंग. ये होता था, याद कीजिए, ये होता था आपका, राइट. सो दिस इज इक्वल टू दिस थिंग, दिस इज इक्वल टू दिस थिंग. और दूसरी कंडीशन क्या थी कि देयर एक्सिस्ट्स एन f0, ये होता था और उसका नॉर्म भी 1 होता था, एंड नॉर्म ऑफ f0 इज इक्वल टू 1. तो f0 जो मिलेगा इसके अंदर ये दो चीजें रहेंगी, दो प्रॉपर्टीज रहेंगी. लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स, राइट. व्हाट डज इट मीन? नाउ यू सी कि यहां पर हम ले रहे हैं इन्फिमम ले रहे हैं. तो यहां पर जब आप इन्फिमम मतलब कि आप m को वेरी कराइए, जितने भी आएंगे वैल्यू उसमें सबसे छोटी वैल्यू लेनी है आपको. लेकिन आप देखिएगा कि जब m को वेरी कराएंगे तो एक जगह पे m बराबर 0 भी जाएगा, क्योंकि ये सब स्पेस है, 0 बिलोंग करेगा. तो x0 प्लस 0 इज इक्वल टू m. तो इसका मतलब कि दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू जस्ट दिस मच. क्योंकि आपको करना क्या था, आपको तो लेना था कि जितने भी m हो सकते हैं उन सब में से इसका नॉर्म लेना था. ठीक है, तो नॉर्म ऑफ दिस थिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन नॉर्म ऑफ x0 प्लस नॉर्म ऑफ दिस थिंग.
तो नॉर्म ऑफ x0 इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x0 प्लस m. लेकिन जब m बराबर 0 को जाएगा, सो दिस थिंग इज गोइंग टू इक्वल जस्ट, सो दिस इक्वल टू नॉर्म ऑफ दिस थिंग. सो दिस थिंग यहां पे लिख देते हैं. दैट मीन्स हमें इससे मतलब है, बाकी बीच की चीज से मतलब नहीं है. x0 प्लस m इज इक्वल टू दिस थिंग, ये इसके बराबर हो गया. और ये हमको दो चीज चाहिए केवल, एक ये चीज चाहिए और एक ये चीज चाहिए. नाउ कंसीडर, लेट f बी इक्वल टू, तो यहां से दिस कंपोजिट t. देखिए एक पिक्चर ऐसी है कि n बाई m से f तक तो आपके पास f0 है और n से यहां तक आपके पास t है. तो आपने क्या क्या इसका ले लिया, कंपोजिशन, और उस कंपोजिशन का नाम दे दिया f. सो f इज इक्वल टू f0 कंपोजिट t. सो टेक दिस वन, राइट. तो इसको आप, ये तो केवल विजुलाइज करने में लिखा हुआ है ना, इसको नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा. सो टेक दिस वन, यू टेक दिस वन f0. अब चूंकि ये भी बॉन्डिलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी बॉन्डिलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, सो देयरफॉर, सो क्लियरली f is a bonded linear transformation on n, so f belongs to n star. तो आपको अच्छा, तो हम थोड़ा सा नोटेशन, चलिए अब तो कुछ कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ प्रूफ से मैच कर जाए, तो इसमें थोड़ा सा इसकी जगह लिख दीजिए केवल f0. So this is, oh I'm sorry, there exists an f such that f of this, and चूंकि हमने ऑलरेडी f0 को यहाँ इस्तेमाल कर लिया है, राइट, तो हमारे पास सब कुछ बचा नहीं था. तो अगर आपको मैच कराना है इससे, तो नोटेशन थोड़ा बदलना पड़ेगा. सो दिस f इज गोइंग टू बिलोंग टू n स्टार. सो आपको ये एक f मिल गया n स्टार, ठीक है, और इसकी वैल्यू ये तो हो गई. और व्हाट इज गोइंग टू बी f ऑफ m? f ऑफ m इज गोइंग टू बी इक्वल टू f0 ऑफ tm. tm कहीं लिखा होगा, tm तो 0 है, तो m को ले जाएगा 0 पर, चूंकि लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन 0 को 0 पे ले जाएगी. सो दिस थिंग इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0. ये भी मैच कर गया आपका, राइट. एंड f ऑफ x0 क्या होगा? तो जब x0 यहां पे लीजिएगा, तो यहां पर चला जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x0 प्लस m. और x0 चूंकि m में बिलोंग नहीं करता, दिस इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू 0. It's not going to be 0. और f0 of this thing is equal to this thing, right? And because x0 is not equal to 0, चूंकि x0 जब m में नहीं है, right? तो x0 cannot be equal to 0. So you can see that this thing is not equal to 0. फिर से देख लीजिए, x0 यहाँ पे जाएगा तो x0 प्लस m, इसकी वैल्यू x0 प्लस m क्या हो जाएगी, f0 x0 m क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, right? And because x0 is not equal to 0, इसका norm cannot be equal to 0, so this is not equal to 0. So you can see that all these conditions are met. So if m is a closed-up space of this thing and x0 belongs, then you can find an f with this property, right? So ये आपकी हो जाएगी fourth property, ठीक है. And finally, I hope we have time to prove one more property, at least one more property. Right? I hope कि इसी के अंदर हो जाएगा सब कुछ. Let me see. Fifth, says
that n star is ये सिमन्स में एक्सरसाइज दी हुई है. दिस इज सेपरेबल इम्प्लाइज दिस इज सेपरेबल. सेपरेबल याद कीजिए, टोपोलॉजी में क्या परिभाषा थी? ए टोपोलॉजिकल स्पेस वाज कॉल्ड सेपरेबल इफ इट हैज ए काउंटेबल डेंस सबसेट. तुमको दिखाना है कि अगर इसमें कोई काउंटेबल डेंस सबसेट है तो इसमें भी काउंटेबल डेंस सबसेट होगा, राइट? एंड द प्रूफ गोस लाइक दिस थिंग. द प्रूफ गोस लाइक दिस थिंग. ठीक है, आपको मालूम है कि सेपरेबिलिटी वी हैड सीन वाज ए हेरिडिटरी प्रॉपर्टी. तो अगर n स्टार सेपरेबल है तो हर सबसेट भी सेपरेबल होगा. सो सिंस separability is hereditary, स्पेलिंग गलत लिख दिया हमने, is hereditary, the subset of n star, namely इसके एलिमेंट्स क्या हैं? इसके एलिमेंट्स हैं बॉन्डेड लीनियर फंक्शनल्स ऑन n, right? So what I'll do, I will take only those bonded linear functionals जिनका नॉर्म 1 है. तो नॉर्म 1 से हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा सरल हो जाएगा, राइट? तो एवरी सब स्पेस इज सेपरेबल. दिस इज also separable. ये सेपरेबल हो गया. सो सेपरेबिलिटी की परिभाषा के हिसाब से S must have a countable dense सबसेट से, क्योंकि काउंटेबल है तो उसके एलिमेंट्स को हम लिख देते हैं एस F1, F2, F3 इत्यादि इत्यादि, ऐसे लिख दिया हमने, राइट? नाउ यू सी, क्योंकि ये इसका सबसेट है, सो नोट दैट कि हर Fn का नॉर्म 1 है फॉर एवरी है ना? ये तो होगा ही आपका, ठीक है? ये तो होगा आपका, ये आपका होगा. नाउ note also that for every n there must exist some xn in n with xn is equal to 1 and this is greater than half. अब इसको नोट करने के लिए हम याद दिला दें, just recall that ये जो नॉर्म की जो परिभाषा थी, ये तो बाउंडेड लीनियर फंक्शंस है ना, इनकी परिभाषा के हिसाब से क्या था? ये होता था sup of
एफ एन एक्स और ऑल एक्स जिनका की नॉर्म 1 के बराबर हो। अब हमारा तो जितने भी एफ एन है उन सबका नॉर्म ये है। अब हमने वही एफ एन लिए हैं जिनका नॉर्म बराबर 1 के। अगर ये बराबर 1 के होना है, अगर इसको बराबर 1 के होना है, तो हमारा कहना है कि हर एन के लिए हमको एक एक्शन मिलेगा विद दिस प्रॉपर्टी। अगर ऐसा ना मिलते, यानी कि हर एक्स के लिए अगर ये चीज हाफ से छोटी होती, हर एक्स के लिए, हर एक्स के लिए, हर एक्स ऐसा है जिसका एक नॉर्म 1 है, अगर सबके लिए हाफ से छोटी होती, सुप 1 कैसे होता? सुप तो हाफ या हाफ से छोटा होता, जबकि हमारा सुप जो है 1 के बराबर है। तो चूंकि सुप हमारा 1 के बराबर है और चूंकि सुप की परिभाषा ये है, वहां से ये चीज निकल के आती है कि हम हाफ तो हमने आर्बिट्रेरी ले लिया, आई कैन टेक एनी अदर नंबर ऑल्सो। सो फॉर एवरी एन वी कैन फाइंड एटलीस्ट 1 एक्स एन जिसका कि नॉर्म 1 हो, जो कि ऐसा हो और इसकी जो वैल्यू है हाफ से बड़ी। चूंकि अगर सारे एक्स के लिए ये वैल्यू हाफ से छोटी या बराबर होती, तो इनका ऐसे सारा सुप जो है हाफ से बड़ा नहीं हो सकता था, यानी कि 1 के बराबर नहीं हो सकता था। सो दैट विल गारंटी द एक्सिस्टेंस ऑफ दिस एक्स एन। तो आप क्या कीजिए, 1 के लिए निकालिए x1, 2 के लिए निकालिए x2, 3 के लिए निकालिए x3 वगैरह वगैरह। सो दिस गिव्स अस a set x1, x2 वगैरह वगैरह काउंटेबल। अब हम क्या करते हैं कि ये जो सेट मिला काउंटेबल, किसके एलिमेंट्स हैं? n के एलिमेंट्स हैं। तो इनसे n का सब स्पेस आप स्पैन करा दीजिए और क्या कीजिए कि ये जो स्पैन किया इसका ले लीजिए क्लोजर, क्लोजर ले लीजिए और जो नया सेट मिले इसका नाम दे देते हैं m, राइट। सो वंस अगेन, हमको जो काउंटेबली मैनी एलिमेंट्स मिले, इनसे पहले हमने एक सब स्पेस जनरेट किया, तो n का मिल गया हमको, एक लीनियर सब स्पेस मिल गया, और चूंकि n मीट्रिक स्पेस है तो हमने उसका क्लोजर ले लिया। तो हमको जो क्लोजर लिया उसको हमने बोल दिया m। हमारा क्लेम है, वी claim that this m is actually the whole of n. For if m is not equal to n, तो हमको एक एलिमेंट मिलेगा n में जो कि m के अंदर नहीं है, राइट? ये तो शर्त है, ये तो क्लियर है कि ऐसा मिलेगा, राइट? सो देन देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट x0 जो कि n में तो होगा लेकिन m में नहीं होगा। अब फिर से वो पहला रिजल्ट नंबर 1 पिक्चर में आ जाएगा। तो ये जो एलिमेंट होगा, सो क्लियरली ये जो एलिमेंट होगा ये नॉन जीरो भी होगा, चूंकि अगर ये 0 होता तो m में भी होता, m सब स्पेस 0 तो होगा इसके अंदर, तो चूंकि m में नहीं है तो 0 नहीं हो सकता। तो जो ही आपको नॉन जीरो ये मिला, सो देयर एग्जिस्ट ए बॉन्डेड लीनियर फंक्शनल ऑन n, वही पुरानी चीजें याद कीजिए, सच दैट f0 ऑफ x0 is equal to norm of x0, चूंकि x0 is not equal to 0, norm of x0 cannot be equal to 0, so this is not equal to 0। हमको इससे मतलब है this is not equal to 0, right? And this is equal to 1,
ठीक है. So now you see, so clearly ये जो हमको F0 मिला, ये F0 जो मिला, ये जो F0 मिला, कहीं लिखा होगा, ये n स्टार में है और इसका नॉर्म भी 1 है, नॉर्म भी 1 है. यानी कि दिस थिंग इज गोइंग टू बिलोंग टू S. दिस थिंग इज गोइंग टू बिलोंग टू S. ठीक है. अच्छा, चूंकि समय खत्म हो गया, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा रहेगा, हम कल इसको कंप्लीट कर देंगे. ठीक है, राइट. तो यहां तक तो क्लियर हो गया है कि हाउ वी हैव बीन लेड टू एन एलिमेंट ऑफ S, राइट. फिर देखेंगे कि हाउ टू शो दैट n इज इक्वल टू m विद द हेल्प ऑफ दिस. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन यू कैन लीव. सर, हाँ बोलिए. सर आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं दिया था टोपोलॉजी का. अच्छा, ठीक 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 ठीक, चलिए आप याद दिलाए, हम आपको दे देंगे, इसी वीक पे दे देंगे. ठीक है, ठीक ठीक. हमने क्वेश्चन तो कहीं लिख लिए हैं, लेकिन अब ठीक है, उसको फेयर करके दे देंगे. ठीक ठीक, ओके.